नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन विषय पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं रोज़ाना एक वीडियो बनाता हूं और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज सामाजिक परिवर्तन विषय पर बात करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन कहते किसे हैं? सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक और अनिवार्य प्रक्रिया है, और सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में बदलाव का नाम है। तो हम ये पहले समझें कि सामाजिक व्यवस्था किसे कहेंगे। सामाजिक व्यवस्था दो प्रकार से होती है, मिलकर दो प्रकार के चीज़ों से मिलकर बनती है। एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक। औपचारिक का आशय है जहाँ सरकार है, कानून है, प्रशासन है, नौकरशाही है, जुडिशरी है। अनौपचारिक सामाजिक व्यवस्थाओं में जहाँ पर सामाजिक संबंध है, समाज है, समाज के अंदर विभिन्न संगठन हैं, परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, पीयर ग्रुप्स हैं, मित्र मंडली है, ये सब सामाजिक व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं। प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, ये सब सामाजिक व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं जो समाज को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करते हैं। लेकिन मित्रों, हम ये समझें कि अगर कोई भी व्यवस्था अपने स्वरूप में बनी रहे और उसमें बदलाव नहीं आए तो वह जड़ चेतन हो जाती है और वह समाज के लिए उतनी कारगर या फंक्शनल नहीं रहती, प्रक्रियात्मक नहीं रहती। इसलिए प्रत्येक व्यवस्था में यथा समय परिवर्तन अनिवार्य है, और इस परिवर्तन का नाम ही सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि यह समाज में आता है। जैसे प्राचीन समाज को अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें एक प्रकार की जीवन शैली मिलती है। मध्यकालीन समाज में हमें उससे परिवर्तित जीवन शैली मिलती है, और आधुनिक समाज में हमें और परिवर्तित जीवन शैली मिलती है। और आफ्टर ग्लोबलाइजेशन पूरी वैश्विक संरचना में बदलाव देखा गया है, जिसके चलते आज एक तरीके से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है। यानी कि यूएस की कोई बनी वस्तु इंडिया में मिल सकती है, इंडिया की कोई बनी वस्तु यूएस में मिल सकती है, जर्मनी में मिल सकती है, पूरी दुनिया में कहीं भी मिल सकती है। तो उससे न केवल वस्तु से हम दूसरी संस्कृति, दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, उनके रहन सहन, उनकी जीवन शैली इत्यादि सभी चीज़ों को समझते हैं, इन्हीं और उनसे प्रभावित होते हैं। उनसे हमारी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। इसी परिवर्तन का नाम है सामाजिक परिवर्तन। मित्रों, हम लोग बात करते हैं जेटलिन महोदय के अनुसार कि जेटलिन की क्या राय है। जेटलिन का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध उन प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा समाज और संस्कृति में बदलाव आता है, और इसे वह 3 तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं इसके लिए 3 तथ्यों को जानना आवश्यक है। मित्रों, संस्कृति क्या है? जीवन जीने का ढंग है। और समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया है। अब इसके अंतर्गत जो 3 तथ्य हैं वो क्या हैं? सामाजिक संरचना में परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन और परिवर्तन के कारक। इन 3 फैक्टर्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना समाज का बृहद स्वरूप है, और सामाजिक संरचना के अंदर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं और उनके आपस में अंतर संबंध होते हैं। तो अगर किसी सामाजिक संरचना की किसी व्यवस्था में बदलाव हो रहा है तो धीरे धीरे संरचना में बदलाव होगा। उदाहरण के लिए, जैसे भारतीय जो परिवार व्यवस्था है उसका स्वरूप था जॉइंट फैमिली का, और धीरे धीरे वह कहीं ना कहीं पश्चिम की संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था, जीवन शैली से प्रभावित होकर और वह धीरे धीरे एकाकी होता चला गया है। और इसी प्रकार से जिस तरीके से विवाह की जो प्रणाली थी उस प्रणाली में भी परिवर्तन हुआ है। तो आज कहीं ना कहीं लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, कोर्ट मैरिज का जो कंसेप्ट है ये हमारी विवाह पद्धति को भी उसमें बदलाव ला रहा है। तो इस तरीके से एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को बदल रही है, और इस तरह से पूरी संरचना में धीरे धीरे बदलाव आता चला जा रहा है। संस्कृति में बदलाव कैसे आ रहा है? पहले हमारी खान पान की संस्कृति परंपरागत थी, अब आजकल क्या है, मैकडोनलाइजेशन हो चुका है।
चाइनीज़ कल्चर है और इंडियन जो फूड कल्चर है उसका भी एक्सपेंशन हुआ है, वो भी पूरी दुनिया में है। बल्कि न केवल खाद्य संस्कृति बल्कि जीवन जीने की शैली, परिधान की संस्कृति, भाषा की संस्कृति, इन सभी चीज़ों में तीव्र बदलाव देखने को मिलता है और ये अपरिहार्य भी है और समाज के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि समाज एक ही व्यवस्था में बना नहीं रह सकता। और परिवर्तन के कारक कि वो कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से बदलाव आता है, तो जैसे शिक्षा है, आधुनिकीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है। आज हम मित्रों चौथी औद्योगिक क्रांति में जी रहे हैं और इस क्रांति में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D कंप्यूटिंग और वेब चेन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ऐसे में ये सभी जो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को पूरे तरीके से बदलने में सक्षम हैं। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। ये आगे हम लोग बात करेंगे मैकाइवर के अनुसार कि मैकाइवर का क्या कहना है। इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो सामाजिक संबंध कैसे किन चीज़ों से बनते हैं? विवाह, परिवार, नातेदारी, ऑफिस, मित्र मंडली, स्कूल, पड़ोस, ये सब तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो इनमें जब धीरे धीरे बदलाव आने लगता है तो ये माना जाता है कि सामाजिक बदलाव हो रहा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, किंग्सले डेविस की क्या राय है। इनका कहना है कि जो सामाजिक संरचना है एवं सामाजिक संगठन है उसमें अगर बदलाव आए तो इसे हम सामाजिक परिवर्तन कहें। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार। एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार ये क्या कहते हैं, बुनियादी संस्था एवं संरचना में बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन है। तो बुनियादी संस्थाएं हमारी क्या हैं? परिवार, विवाह, नातेदारी, समूह, संगठन इत्यादि। इनमें जब बदलाव होगा तो उसे हम कहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से इन कोटेशंस को आप लोग याद रखेंगे, वो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर। तो सबसे पहली विशेषता लेते हैं, इसमें कहा गया सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। तो ये बात एकदम साफ है कि जो सोशल चेंज है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि एक समाज के किसी भी एक अंग में आज बदलाव हो रहा है तो वो उस समाज के दूसरे अंग को प्रभावित कर रहा है। जैसे जर्मनी में चौथी औद्योगिक क्रांति हुई तो उससे भारत जो है परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकता, और अगर पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा था। दूसरी बात, सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो एकदम ये सही बात है, क्योंकि ये परिवर्तन का अनिवार्य कारक है। और जो सामुदायिक जो भावनाएं हैं इनमें बदलाव जब धीरे धीरे आने लगे, जैसे ग्रामीण शक्ति संरचना है उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता थी व्यक्तिवाद, आपसी संबंध, अनौपचारिक चीज़ें। आजकल हमें ग्रामीण शक्ति संरचना में भी फॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, और जो शहरी शक्ति संरचना है उसमें तो बदलाव पहले से थे और वो कहीं ज़्यादा वर्चुअल होते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तीसरा पॉइंट, इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन एक रेखीय या बहुरेखीय भी होता है। तो बिल्कुल यूनिलिनियर और मल्टीलिनियर भी होता है। जैसे एक दिशा में होने वाले परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, और अगर सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप बहुआयामी हो जाए, उसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो फिर उसे भी हम कहेंगे कि ये भी एक प्रकार का बदलाव है, सामाजिक बदलाव है। यानी कि एक ही साथ समाज के कई घटकों में बदलाव होने लग जाए तो उसे हम बहुरेखीय परिवर्तन कहेंगे। जबकि एक रेखीय परिवर्तन जैसे उद विकास है वो एक रेखीय परिवर्तन है। मनुष्य जंगली से बर्बर, बर्बर से सभ्य अवस्था में आया, ये मतलब लीनियर चेंजेस हैं। जबकि मल्टी लीनियर चेंज सोसाइटी के कई तत्वों में एक साथ व्यापक स्तर पर बदलाव होना। अगला फैक्टर मित्रों इसमें कहा गया सामाजिक परिवर्तन की गति सदैव सापेक्षिक रहती है।
सदैव सापेक्षिक रहती है। जिस प्रकार से जो परिवर्तन आज हम यूएसए में देखते हैं वो परिवर्तन हम आज इंडिया में नहीं देखते। जो परिवर्तन हम जर्मनी में देखेंगे वो परिवर्तन हम चीन में नहीं देखेंगे। तो इस तरीके से सदैव एक सापेक्षिक प्रक्रिया है कि समाज के किसी तत्व में तीव्र बदलाव होते हैं और समाज के किसी तत्व में स्लो बदलाव हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारक हैं, जैसे जनसांख्यिकी, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण। बिल्कुल सही है। अगर जनसांख्यिकी बदलाव है, जैसे भारत आज एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है, तो यहाँ की 67% जनसंख्या आज प्रोडक्टिव है। तो इससे उपभोग संस्कृति भारत में नहीं है, क्योंकि युवा ज़्यादा हैं, यहाँ के लोग की कंज्यूमिंग कैपेसिटी अधिक है। उसी तरह का अगर पश्चिम में जाएं तो वहाँ जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, वहाँ एक नए प्रकार का सोसाइटी में एडवांसमेंट लेकर आते हैं, जहाँ पर हाइपर रियलिटी, वर्चुअल मीटिंग्स, इन सबको ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कल्चरल चेंजेस। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से सदैव आधुनिकीकरण में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रहती है, लेकिन लगातार उनसे सीख रही है। लेकिन जो मूल भारतीय संस्कृति है वह भी पश्चिमी संस्कृति को लगातार प्रभावित करती रहती है। तो इस तरीके के चेंजेस हैं। उसी प्रकार से आर्थिक फैक्टर सदैव कार्य करते रहते हैं। जैसे मशीनों से पहले हाथ से काम होता था, फिर मशीनों से होने लगा। आजकल रोबोट वो काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर का काम हो, चाहे वो होटल में जो है रिसेप्शनिस्ट का काम हो। ऐसे तमाम प्रकार के बदलाव जो हैं वो आज हमारे समाज में परिलक्षित हो रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के तत्वों को समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। विल्बर्ट और मूर का क्या विचार है। विल्बर्ट मूर अपनी पुस्तक में इस तरीके के बदलावों की बात करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है वह निश्चित रूप से घटित होते रहते हैं। वो कहते हैं कि वो कभी रुकते नहीं हैं, भले आप उन्हें डायरेक्ट अनुभव ना करें, लेकिन वो सदैव घटित होते रहते हैं। ये परिवर्तन सदैव गुणात्मक होते हैं, ये कभी भी समाज के लिए घातक नहीं होते। इनका ये समाज में क्वालिटेटिव चेंज लाते रहते हैं, यानी कि एक सकारात्मक बदलाव की तरफ हमें इंगित करते हैं। जैसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अगर पश्चिमी संस्कृति से जो चीज़ें सीखने के तत्व हमें मिले हैं, उनसे अगर हमें जो सकारात्मक लाभ हुए हैं तो उसे हम गुणात्मक बदलाव कहा जाएगा, क्वालिटेटिव चेंज। और इसकी प्रकृति लोचदार है, जरूरी नहीं होता है। बहुत से प्रकार के परिवर्तन ऐसे हैं जिन्हें जरूरी नहीं कि आप उन्हें स्वीकार करें, उन्हें आप अपनाएं। तो इसलिए इनकी प्रकृति सदैव लोचदार होती है। बहुत समाज का एक अंग है जो बहुत जल्दी उसे स्वीकार करता है, दूसरा अंग उसे सीखते हुए और उसको उसकी समीक्षा करते हुए स्वीकार करता है। बहुत से ऐसे समाज है जो उसे नहीं स्वीकार करते, जैसे जनजातियों का समाज बहुत से सामाजिक बदलावों को नहीं स्वीकार करता। यह आगे अगला फैक्टर है, यह प्रत्येक समाज में घटित होता है। तो सामाजिक बदलाव निश्चित ही प्रत्येक समाज में घटित होने वाली व्यवस्था है या प्रक्रिया है। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्रोतों के बारे में। सबसे पहला है खोज, यानी कि डिस्कवरी। अब इसमें हम लोग जैसे जानते हैं कि मनुष्य ने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिशें समाज में सदैव की हैं। इसलिए जैसे खाद्य संस्कृति, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम जानने की बात हो, चाहे मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीनतम आयाम गढ़ने की बात हो, यानी कि नए प्रकार की जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो, वो मनुष्य ने लगातार डिस्कवरी से उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश की है। तो ये बदलाव एक जो हैं वो सामाजिक बदलाव लेकर आ रहे हैं। जैसे आजकल 3 पेरेंटल बेबी का कंसेप्ट आ चुका है, आजकल हाइपर रियलिटी का कंसेप्ट आ चुका है, आजकल ऑनलाइन या टेलीमेडिसिन का ज़माना आ चुका है। तो ये किस तरीके से संभव है? ये नई नई प्रकार की वांछित डिस्कवरीज से संभव है। फिर मित्रों बात करते हैं आविष्कार पर। इसे हम लोग इन्वेंशन कहते हैं। जैसे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मानव समाज या मानव जीवन में एक बहुत ही व्यापक स्तर पर बदलाव लाने का काम किया है।
अगला बात करते हैं तीसरे नंबर पर, इसे हम कहेंगे प्रसार यानी डिफ्यूज़न। तो हमारे समाज में जो पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण है, भूमंडलीकरण है, वन वर्ल्ड या जिसे यूनी लेयर वर्ल्ड कहा जाता है या मल्टी लेयर कहा जाता है, बहुध्रुवी विश्व, एक ध्रुवी विश्व, इस प्रकार की जो संकल्पनाएं दुनिया में आईं और गईं, ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आया मैकलुहान का, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया, लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आया, ये सब कंसेप्ट इसलिए गढ़े गए ताकि पूरी विश्व व्यवस्था को उपभोक्तावादी बनाया जाए, उनकी संस्कृति में बदलाव लाए जाएं। तो ये चीज़ें कहाँ से, पश्चिम से शुरू हुई और भारत में आईं। और भारत की बहुत सी संस्कृतियां हैं जो पश्चिम की तरफ गईं, पूर्व की तरफ गईं, मध्य एशिया में गईं। मध्य एशिया की बहुत सी संस्कृतियां भारतीय संस्कृति में आत्मसात की गईं। तो इन चीज़ों को हम लोग प्रचार कहते हैं। लास्ट पॉइंट है आंतरिक विभेदीकरण। तो यानी इंटरनल डिफरेंटेशंस की बात है, यानी कि जैसे मानव समाज है उसमें स्वाभाविक रूप से एक परिवर्तन की जो है सोच होती है, लेकिन वह परिवर्तन प्रत्येक समाज में अलग अलग स्वरूपों में घटित होता है, अलग अलग उसका टेम्परामेंट होता है, अलग अलग उसकी मात्रा होती है, अलग अलग उसके पैरामीटर्स होते हैं जो एक दूसरी पद्धति से मेल नहीं खाते। जैसे भौतिकवादी पद्धति परंपरागत पद्धति से मेल नहीं खाती, जड़ता मूलक संस्कृति से मेल नहीं खाती। तो इस तरीके से समाज में विभेदीकरण या आंतरिक विभेदीकरण सदैव देखे जाते रहते हैं। आगे मित्रों हम लोग बात करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले गिलिन और गिलिन के कंसेप्ट को लेते हैं। गिलिन और गिलिन ने कहा कि स्वीकृत पद्धतियों में बदलाव को हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब स्वीकृत पद्धतियाँ क्या हैं, हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। स्वीकृत पद्धतियाँ हैं बेसिकली सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, दर्शन, धर्म, कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि। ये सब सभी समाज की स्वीकृत पद्धतियाँ हैं जिनको समाज ने सदैव आत्मसात किया है, लेकिन इनमें जब बदलाव होने लगे तो सांस्कृतिक बदलाव है। जैसे वास्तुकला की नई कल्चर, आजकल मॉडर्न आर्किटेक्चर है, एक समय में ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हुआ करता था। आज साइंस जो है केवल भौतिकी तक सीमित नहीं रह गया, मॉडर्न फिजिक्स तक है, क्वांटम मैकेनिक्स तक से आगे बढ़ चुका है। प्रथाएं, परंपराएं नया स्वरूप धारण कर रही हैं। आधुनिकीकरण ने अपने आप को बदला है। विश्वास की परंपरा अब और ज़्यादा पहले से ज़्यादा व्यापक हो चुकी है। धर्म, ज्ञान, इनमें ये कहीं पहले से ज़्यादा परिशुद्ध अवस्था में अब है, देखने को मिलता है, जिनमें जड़ता थोड़ी सी कम हो गई है। उसी तरीके से किंग्सले डेविस कहते हैं सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एकमात्र अंश है। बिल्कुल सही है। सामाजिक परिवर्तन सदैव सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अंश ही है। कैसे? क्योंकि संस्कृति में सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, चाहे वो जितने भी प्रकार के अभौतिक बदलाव हैं मानव जीवन से जुड़े हुए जो हमें दिखाई नहीं देते, उसको पूरे तरीके से बदला नहीं जा सकता, उसके किसी अंश में, अंग में बदलाव लाया जा सकता है, वरना सामाजिक व्यवस्था एकाएक चरमरा जाएगी। इसलिए समाज में जो बदलाव आते रहते हैं उसकी संस्कृतियों में धीरे धीरे बदलाव होते हैं। जैसे भारतीय समाज में आजकल विवाह की संस्कृति में बदलाव आए हैं, लेकिन क्या परिवार टूट गए हैं? क्या परंपरागत ढंग से विवाह नहीं होते? ये सारी चीज़ें अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन उनके कुछ पहलुओं में बदलाव आते दिखते हैं। नातेदारी व्यवस्था बनी है, हर प्रकार की व्यवस्था, अनौपचारिक संबंध आज भी हमारे समाज में देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों में अंतर की बात करते हैं। सबसे पहला अंतर है कि सामाजिक परिवर्तन की तुलना में सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रकृति सदैव धीमी रहती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन बहुत ही स्लो होते हैं, क्योंकि जो संस्कृति है वो एक तरीके से जीवन जीने का ढंग है, और जिस व्यक्ति का जो विकास है वो या उसको जो सिखाया जाता है, समाजीकरण होता है, वो इतनी आसानी से उस समाजीकरण को भूल नहीं पाता, क्योंकि उसमें एक तरीके से डिलेमा हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति अमेरिका में रहने जाए
और वहाँ की एकाकी जीवन की संस्कृति, उपभोक्ता संस्कृति, विदाउट मैरिज रहने की संस्कृति को इतनी जल्दी एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ की खाद्य संस्कृति को इतनी जल्दी एडॉप्ट नहीं कर पाता। तो वहाँ पर जो बदलाव होता है वो एक लंबे समय तक में ही होता है, इसलिए कहा जाता है उसकी प्रकृति सदैव धीमी होती है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन प्रथा, विश्वास, दर्शन, साहित्य में होने वाला परिवर्तन है। सिंपल बात है, इसको एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं मित्रों सामाजिक परिवर्तन के प्रकार की। तो मकाइवर एंड पेज कहते हैं कि कभी कभी सामाजिक परिवर्तन क्रमबद्ध ढंग से एक दिशा में होता रहता है, इसलिए इसे एक रेखीय परिवर्तन भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल बात है कि जब सामाजिक परिवर्तन में बदलाव व्यापक स्तर पर नहीं होता, उसके सभी अंगों में बदलाव नहीं आता, तो उसे हमें ये कहना होता है कि सामाजिक परिवर्तन एक तरीके से यूनिलेयर है, एक रेखीय बदलाव हो रहा है, एक दिशा में परिवर्तन परिलक्षित होता है। दूसरा पॉइंट है, कभी कभी सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति उतार चढ़ाव वाली होती है। जैसे आध्यात्मवाद की तरफ लोग पहले बढ़ रहे थे, धीरे धीरे लोग भौतिकवाद की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब उनका भौतिकवाद से मन भर जाता है तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती है, उतार चढ़ाव की होती है। जैसे पश्चिम के कई लोग हमारे यहाँ काशी आते हैं, मथुरा आते हैं और यहाँ महीनों रहते हैं स्पिरिचुअल इंटरनल पीस के नाम के लिए। आगे बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति तरंगी भी होती है। अभी तरंगी कैसे होती है इसे हम लोग जानते हैं। जैसे परिवर्तन के अंतर्गत हम लोगों ने भी उतार चढ़ाव को पढ़ा, यानी एक दिशा में अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उसके विपरीत दिशा में भी हो सकता है और फिर ऊपर की तरफ हो सकता है। इसमें लहरों की भांति एक के बाद दूसरा परिवर्तन आता रहता है। तो इसे कहा गया कि सटीक बदलाव नहीं हो पाता है, एक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक तरंगी की तरह से बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फैशन है, एक टाइम था जब लोग मॉडर्न फैशन के नाम पर जीन्स पहनते थे, सूट पहनते थे, और उससे पहले का एक ज़माना था जब जीन्स मज़दूरों को दी जाती थी जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, क्योंकि जीन्स गंदी नहीं होती, जीन्स का कपड़ा मोटा होता है, इतनी जल्दी फटता नहीं है। तो और फैशन से भी आगे फैड को अपनाया जाता है। जैसे आजकल नए नए तरीके की कपड़े पहनने की संस्कृति है जो 6 महीने में बदल जाती है। तो और उसके बाद फिर नए प्रकार की शैली आ जाती है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। कभी कभी तो एथनिक कल्चर्स का टाइम आ जाता है, वो भी 1-2 साल रहता है, फिर वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है इसकी प्रकृति सदैव एथनिक रहती है, या तरंगी रहती है। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों विल्बर्ट और मूर ने सामाजिक परिवर्तन को के 10 बिंदुओं के बारे में क्या क्या कहा है। ये 10 पॉइंट्स हैं विल्बर्ट एंड मूर के, 10 बिंदुओं में वो बात अपनी कहते हैं। पहला पॉइंट है सरल रेखीय उद्विकास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सदैव अनवरत चलने वाली प्रक्रिया सदैव चलेगी, तो इसमें बिना किसी उतार चढ़ाव के ऊपर की दिशा में अगर बदलाव होता रहे ऐसे, तो उसे हम लोग सरल रेखीय उद्विकास कहेंगे। फिर दूसरा है सोपान क्रमी विकास। सोपान क्रमी विकास में जैसे कि मनुष्य का जो पुरापाषाण काल से नवीन पाषाण काल, कांस्य पाषाण काल, लौह युग इत्यादि में हुआ बदलाव देखने को मिला है, तो इसे कहा जाता है सोपान क्रम, यानी एक तरीके की हायरार्की, संस्तरण। अगला है चक्रीय उद्विकास। तो समाज में चक्रीय उद्विकास भी देखने को मिलता है, जैसे बिजनेस साइकिल में ये सदैव देखने को मिल जाएगा, कभी घाटा कभी फायदा, फिर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिर अगला है दिशाहीन चक्रीय विकास। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जैसे कुछ बदलाव होते हैं जिनकी दिशा
कभी भी निश्चित नहीं होती है, वो किसी भी जो है तरीके से हो सकते हैं। तो इनको हम लोग दिशाहीन चक्रीय विकास कहते हैं। और एक प्रकार है जैसे लॉजिस्टिक वक्र रेखीय उद्विकास। इसमें क्या है कि बहुत से विद्वानों का मानना है कि जनसंख्या में जो वृद्धि है वो लॉजिस्टिक कर्व के ढंग से होती है। जैसे रेमन पर्ल नामक एक समाजशास्त्री वो कहते हैं जनसंख्या वृद्धि पर यह सदैव आधारित होता है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जिसे वस्तुएं। फिर अगला है विपरीत लॉजिस्टिक वक्र रेखीय उद्विकास। तो इसमें ये कहा गया है कि जो एक तरीके से समाज में पहले नीचे की तरफ पतन होता है, फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इस प्रकार के बदलावों को विपरीत लॉजिस्टिक वक्र रेखीय उद्विकास कहा जाता है। फिर अगला प्रकार है मित्रों घाती उद्विकास। इसमें कहा गया कि जैसे व्यवसाय कभी कभी मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब नियमों से एक तरीके से संचालित होता है। बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार के जो है बदलाव में तेजी आती है। जैसे समाज में आज जैसे कोविड था तो एनपीए काफ़ी बढ़ चुका, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ चुके, यानी जिन लोगों ने पैसा उधार लिया वो जमा नहीं कर पाए, और एनपीए तब तब्दील हो जाता है जब कोई धन 90 दिन तक ना जमा किया जाए। तो ये एक तरीके से घाती उद्विकास समाज में देखा जाता है। और फिर अगला है आदिमवादी उद्विकास, प्रिमिटिविज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम समाज को देखें तो ऐसा लगता है कि परिवर्तन सदैव विकासोन्मुखी होता है, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल पतन या अवनति की ओर चला जाता है, यानी कि एकदम डिक्लाइन होने लगता है। जैसे सभ्यताओं का टकराव हो तब डिक्लाइन हो, समाज में संघर्ष हो तब डिक्लाइन हो। कभी कभी तो आधुनिकता भी अपने डिक्लाइन के चरम स्तर पर चली जाती है, यानी पतन के चरम स्तर पर चली जाती है। तो ये भी एक तरीके का सामाजिक बदलाव है। इस तरीके की बात करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी बातें इनकी हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मित्रों बाटोमोर के अनुसार ये क्या बताते हैं, सामाजिक परिवर्तन के 4 आयामों की चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं परिवर्तन के स्रोत के संदर्भ में। तो इसमें उनका कहना है कि परिवर्तन के स्रोत हैं उनमें 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, एक है इंडिजीनियस और है एक्सोजेनियस। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो है अर्धविकसित जो समाज हैं उनमें बाह्य परिवर्तन की प्रधानता अधिक होती है, जबकि विकसित समाज में आंतरिक परिवर्तन की प्रधानता अधिक होती है। कैसे? ये इस तरीके से जैसे पश्चिमी समाज है वो स्वयं से, उनमें स्वयं में बदलाव लाने की जो क्षमता है वो अधिक है, क्योंकि उनके लोग ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो ये है, ये इस तरीके की बात है। और जो विकासशील देश या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो बदलाव होता है उनको देख कर होता है। जैसे भारत में स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ तो इसमें हम लोगों ने रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति इत्यादि क्रांतियों से चीज़ें सीखी, तो इसलिए वहाँ परिवर्तन आने में दूसरे जो देशों की क्रांतियाँ हैं उनके प्रभाव भी परिलक्षित हुए। दूसरा फैक्टर है मित्रों सामाजिक परिवर्तन की पूर्वावस्था क्या थी। ये बहुत अहम बात है कि इसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। तो जैसे सबसे पहले जो प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका स्वरूप क्या था? शुरुआत में भाप का इंजन, तकली, मैकेनिज़्म, ठीक है, नई नई चीज़ें सिंपल तरीके से सामने आई, लेकिन फिर भी उसने पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। पूरा यूरोप एक तरीके से कोयले से भर गया था, कृषि संरचना में पूरे तरीके से बदलाव आ गया था। तो उस जो बेस ने, उस पूर्वावस्था ने कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को बदल दिया था। इसी को समझने का काम अगस्ट कॉम्टे ने किया था। इसलिए उस उथल पुथल को जब उन्होंने समझा, चूँकि समाज में जो संस्थाएं थीं वो टूट गई थीं, सामाजिक व्यवस्था में तेज़ी के साथ बदलाव आ रहे थे, तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उसकी कैसे व्याख्या की जाए, उसके प्रभाव क्या होंगे लोगों पर, उसको समझने का काम उस दौरान कॉम्टे ने किया था। तो पूर्वावस्था क्या है ये इसको बहुत समझना जरूरी था। फिर अगला है गति के आधार। तो जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है वो किन किन फैक्टर्स पर हो रहा है, उसके बेस क्या है, ये बहुत अहम है। जैसे तकनीकी चेंज सामाजिक बदलाव लेकर आता है, उत्पादन के साधन सामाजिक बदलाव लेकर आते हैं, टीचिंग कल्चर, जैसे पहले ऑनलाइन का ज़माना है,
ये नए प्रकार के जो है अब समाज को गति दे रही है। आज की डेट में जो कक्षा 5-7 का लड़का कोडिंग सीखता है और पहले 5-7 के लड़के नहीं कोडिंग सीखते थे, तो वो ये जो है गति का आधार क्या है? टेक्नोलॉजी है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, टूल्स ऑफ जो है चेंजेस हैं, ये क्या है? उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर चौथा है योजनाबद्ध और आकस्मिक परिवर्तन। ये बहुत अहम है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं कि आपने प्लान्ड चेंज किया है। कुछ समाज में बदलाव योजनाबद्ध ढंग से होते हैं जिन्हें समाज योजनाबद्ध ढंग से करता है। उस प्रकार के समाज जो है आकस्मिक होते हैं कि समाजों में बदलाव आकस्मिक ढंग से होते हैं। ये लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं समाज हील करता है, समाज अपने अंदर समाहित कर लेता है। आगे हम लोग बात करते हैं मित्रों H.M. जॉनसन की राय क्या है। H.M. जॉनसन 3 प्रकार से देखते हैं इसको। आंतरिक कारक के फैक्टर पर, दूसरा है बाह्य कारक के फैक्टर पर और तीसरा है गैर सामाजिक फैक्टर पर। तो इनमें मित्रों ऐसी कोई खास बात नहीं है बताने के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारकों पर। सामाजिक परिवर्तन के कारकों में हम लोग पहला फैक्टर लेते हैं भौतिक पर्यावरण। भाई बिल्कुल, क्योंकि जब समाज में जो बदलाव हो रहे थे वो कहीं ना कहीं भौतिक बदलावों से भी समाज का स्वरूप बदल रहा था। जैसे ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजातियां कंदमूल फल खाती थीं, इसलिए और उसके बाद वहाँ जो जनजातियाँ हों उनकी प्रकृति शिकारी भी हुई, शिकार करने की प्रकृति भी हुई। सिंधु सभ्यता में लोग सिंचाई और खेती के साधनों का प्रयोग करने लगे, लेकिन वो कहाँ सबसे ज़्यादा बसे? गंगा नदी के किनारे। उन्होंने लोहे की खोज करी और तमाम प्रकार के हथियार बनाए, पहिए का आविष्कार किया। ज्ञान और विज्ञान के चलते नए प्रकार के युगांतरकारी बदलाव आए और आज की डेट में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। तो ये भौतिक पर्यावरण में समाज के बदलाव देखा गया है। इसे भी समाज इग्नोर नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना था। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव। बिल्कुल सही बात है। पहले राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता था? वो होता था राजत्व के सिद्धांत पर आधारित। राजा ही शासक होगा और उसके पहले कबीलाई संस्कृति में कबीले का सरदार होता था। फिर राजत्व का सिद्धांत यानी राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि, इस प्रकार का सिद्धांत आया। इसके पश्चात समाज किस रूप में परिवर्तित हुआ? डेमोक्रेसी के रूप में, जहाँ पर एक व्यक्ति राजा नहीं होगा बल्कि उसकी सरकार के उसकी जो सरकार है वो जो है जवाबदेह होगी जनता के प्रति। तो इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया। हालांकि संभ्रांत वर्ग जो है उसने अपने स्वरूप को बनाए रखा, इसमें प्रासंगिक बनाए रखा, लेकिन फिर भी बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हाथ में निहित हुआ। फिर हम लोग बात करते हैं सांस्कृतिक परिवर्तनों की। तो जैसे कि मार्क्स कहता है कि प्रत्येक प्रकार के बदलाव का एकमात्र कारण आर्थिक है, लेकिन अगर हम वेबर के शब्दों में देखें तो अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वो हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस, यहूदी इत्यादि धर्मों का जब स्टडी करता है तो पाता है कि सामाजिक घटना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव या उसके निर्धारण में धर्म की अहम भूमिका है। अब कैसे? जैसे भारतीय समाज में मध्यम मार्ग को बताया गया है, कर्म ही पूजा को बताया गया है। हमारे यहाँ पर भौतिकता और आधुनिकता को, भौतिकता और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को समाहित किया गया है, जबकि पश्चिम के समाज में सीधा कर्म पर फोकस किया गया है कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए आपको डटे रहना, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। तो वहाँ लोग एक दूसरे प्रकार से अपने धर्म को लेते हैं। जो भारतीय सभ्यता, भारतीय जो धर्म की प्रकृति है उससे भिन्न है, इसलिए वहाँ बदलाव तो समाज में तेजी के साथ हुए। जो वहाँ रिचेस्ट पर्सन आज भी अमेरिका में ज़्यादा हैं, लेकिन उनके वहाँ पर दुष्प्रभाव भी हैं। जैसे वहाँ पर लोगों में एनोनिमिट, अकेलापन ज़्यादा है, वहाँ कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, वहाँ कहीं ना कहीं लोग दिमागी रूप से ज़्यादा बीमार देखने को मिल जाते हैं।
लेकिन वो बदलाव उनको अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। वही इस्लाम में तो जो है किसी को कर्ज देना हराम माना गया है, तो वहाँ उनके जो रीजन्स हैं वो आर्थिक आधारों पर नहीं बल्कि बेस्ड हैं, बल्कि वो कहीं ज़्यादा से जो है शुद्धता पर आधारित हैं, जहाँ पर वो लोग एक तरीके से भौतिकता को स्वीकार नहीं करते। अगला कारण है जैविक कारण। तो जैविक कारण जो फैक्टर इसमें कहा जाता है, जैसे इसमें बेसिकली जन्म और मृत्यु की घटनाओं को समाहित किया जाता है कि जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, सामाजिक संरचना और आर्थिक व्यवस्था दोनों परिवर्तित होती हैं और इन्हीं परिवर्तनों को इसके अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन पर चीज़ों को समझने की कोशिश की है। अब हम लोग कुछ बुक का नाम देख लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहली बुक है मित्रों इरविंग जेटलिन की। इनकी बुक है द सोशल कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बुक है वेबर की, मैक्स वेबर की, प्रोटेस्टेंट एथिक्स, यहाँ पर सब छूट गया है, एथिक्स यहाँ पर होना चाहिए, एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। फिर अगली बुक है स्कूपर की, स्टेटस एंड सोशल रिवोल्यूशन। फिर मित्रों अगली बुक है विल्बर्ट मूर की, सोशल चेंज। अगली पुस्तक है मैकाइवर की, सोसाइटी। किंग्सले डेविस की बुक है अनबाउंड प्रोमेथियस। अगली बुक है हन्ना की ऑन रिवोल्यूशन। ये सब किताबें पूछी गई हैं। फिलिप की बुक है, ये कभी नहीं पूछी गई है मेरे ख्याल से, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। अगली बुक है एच.एम. जॉनसन की, सोशियोलॉजी पूछी गई है। अगली बुक है मित्रों अबेरले की, द पियाटो रिलीजन एमोंग द नवाहो। ये बुक भी अभी कभी नहीं पूछी गई है। इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन पर एक कंप्लीट चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हम और मोटिवेट हों वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।